सभी लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल A1 शर्मा क्लासेस के अंदर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम मानव में श्वसन प्रक्रिया के अंतर्गत मानव में श्वसन की क्रियाविधि का अध्ययन करेंगे। इसी टॉपिक पर हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे और इसके अंतर्गत मानव में गैसों का रुधिर द्वारा परिवहन किस प्रकार से होता है और उसके साथ श्वसन प्रक्रिया की क्या विशेषताएं होती है, इन सभी संक्षिप्त टॉपिकों पर हम यहाँ अध्ययन करेंगे। सो फ्रेंड्स, चलते हैं हम आज के अपने मुख्य टॉपिक पर, मानव श्वसन प्रक्रिया। मानव श्वसन प्रक्रिया के अंतर्गत हम सभी जानते हैं कि मानव O2 को ग्रहण करता है और CO2 का निष्कासन करता है और इन दोनों ही गैसों का विनिमय जो होता है यह रक्त के द्वारा होता है। यहाँ पर रक्त एक यातायात का काम करता है। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं श्वसन प्रक्रिया जो होती है उस प्रक्रिया की विशेषता। श्वसन प्रक्रिया के अंतर्गत तो सबसे पहले जो इसकी विशेषता आती है वो आती है यह एक रासायनिक प्रक्रम है। दूसरी जो इसकी विशेषता आती है यह एक अपचयन प्रक्रिया है और उसके बाद तीसरी जो विशेषता है वह यह एक अनैच्छिक प्रक्रिया है जिस पर मानव स्वयं का कोई भी अधिकार नहीं होता है। ये तीनों विशेषताएं बहुत ही महत्वपूर्ण है और इन्हीं तीनों विशेषताओं के अंतर्गत यहाँ पर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। मानव में श्वसन की जो प्रक्रिया है उसका नियंत्रण जो होता है वो मेडुला के द्वारा एवं पोन्स के द्वारा होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मानव में विश्राम अवस्था के अंदर एक किसी वयस्क के अंदर श्वसन की जो दर होती है वो श्वसन दर 16 से 20 बार प्रति मिनट होती है और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए गैसों के विनिमय प्रक्रिया पर हम बात करते हैं। तो गैसों के विनिमय प्रक्रम पूर्ण रूपेण 3 चरणों में विभाजित किया गया है। इसमें पहला जो चरण आता है वो आता है फुसफुसीय स्वातन। फुसफुसीय स्वातन के अंदर निश्वसन और उच्छ्वसन दोनों ही सम्मिलित होते हैं। इसके बाद दूसरा जो इसका चरण आता है वो गैसों का विनिमय होता है और गैसों का विनिमय जो होता है वो कूपिकाओं के द्वारा होता है फेफड़ों के अंदर। उसके बाद तीसरा जो इसका चरण आता है वो आता है रुधिर द्वारा O2 और CO2 का परिवहन। रुधिर द्वारा O2 और CO2 का परिवहन की भी 3 प्रकार से
संपन्न होता है, जिसके अंदर पहला प्रकार है भौतिक विलयन के रूप में O2 और CO2 का परिवहन। दूसरा है हीमोग्लोबिन के साथ संयुक्त रूप से CO2 का और O2 का परिवहन। और तीसरा है बाइकार्बोनेट के रूप में गैसों का विनिमय या परिवहन। तो ये रुधिर के द्वारा O2 और CO2 का परिवहन यहाँ 3 चरणों में या 3 क्रम या 3 प्रकार से संपन्न होता है। इसका हम एक एक करके यहाँ अध्ययन करेंगे। यहाँ हम सबसे पहला जो टॉपिक लेते हैं वो है स्वातन, फुसफुसीय स्वातन। फुसफुसीय स्वातन क्या होता है, यहाँ आपको यह जानना बहुत जरूरी है। स्वातन का मतलब, फुसफुसीय मतलब फुसफुस के अंदर, और स्वातन का मतलब होता है वायु को अंदर भरना एवं बाहर निकालने की प्रक्रिया जो होती है वो स्वातन कहलाती है। मैंने पूर्व में बताया था कि फुसफुसीय स्वातन की जो प्रक्रिया होती है वो 2 चरणों में पूर्ण होती है, जिसके अंदर पहला जो चरण मैंने आपको बताया था वो चरण है निश्वसन। निश्वसन का मतलब वायु को अंदर भरना, वायु का अंदर की ओर प्रवेश करना। और उच्छ्वसन जो होता है इसके अंदर वायु को बाहर छोड़ना। ये दोनों प्रक्रम या दोनों चरण साथ साथ में चलते हैं। इसमें निश्वसन जो होता है वो पहले होता है और बाद में उच्छ्वसन होता है, यानी निश्वसन के पश्चात ही उच्छ्वसन संपन्न होता है। यहाँ पर आपको दूसरी बात ध्यान रखनी और साथ साथ में है कि जब भी हम व्यायाम करते हैं या श्रम करते हैं उस दौरान श्वसन प्रक्रिया में वृद्धि होती है, श्वसन तेजी से चलने लगता है। इसका अर्थ ये है कि व्यायाम या श्रम अवस्था के अंदर उच्च श्वसन अधिक सक्रिय होता है, अधिक सक्रिय होना। अब निश्वसन और उच्छ्वसन का हम यहाँ और गहराई में चलते हैं। निश्वसन प्रक्रिया के अंतर्गत जब हम यहाँ देखते हैं तो डायफ्राम और अंतराप्रसुप्त जो पेशियां होती है उनमें संकुचन आरंभ होता है, और संकुचन आरंभ होने की ये प्रथम सक्रिय अवस्था होती है। इस संकुचन के दौरान डायफ्राम चपटा हो जाता है, और जब डायफ्राम चपटा हो जाता है तो डायफ्राम के चपटे होने के कारण वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है और उसके साथ पसलियां ऊपर एवं बाहर की ओर खींचना आरंभ हो जाती है। परिणाम स्वरूप वक्ष गुहा एवं फेफड़ों में वायु दाब कम हो जाता है, और इसके परिणाम स्वरूप वायु का श्वसन नलिकाओं से होती हुई कूपिकाओं में प्रवेश करती है। यहाँ ये प्रक्रिया जो संपन्न होती है ये संपूर्ण प्रक्रिया निश्वसन कहलाती है। इसके बाद हम देखते हैं उच्छ्वसन प्रक्रिया। उच्छ्वसन प्रक्रिया के अंतर्गत
हम देखेंगे कि यह एक निष्क्रिय प्रावस्था होती है, जबकि निःशोषण एक सक्रिय प्रावस्था है और उत्शोषण जो है एक निष्क्रिय प्रावस्था है। इस प्रावस्था के अंतर्गत डायफ्राम जो होता है वो शिथिलता में आने लग जाता है, यानी डायफ्राम की जो पेशियां होती है वो शिथिल होने लग जाती है। और जब डायफ्राम की पेशियां शिथिल होने लग जाती है तो उस कंडीशन के अंदर वक्ष गुहा जो है उसका आयतन भी कम होने लग जाता है। जब वक्ष गुहा का आयतन कम होता है तो फेफड़ों में वायु दाब बढ़ जाता है, और जब फेफड़ों में वायु दाब बढ़ जाता है तो कोशिकाओं के अंदर उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है जो वो श्वसन मार्ग से होती हुई वायुमंडल में उत्सर्जित कर दी जाती है। यह एक उत्सर्जन की संपूर्ण प्रक्रिया है। यहाँ पर सेकेंडरी लेवल पर कई बार एग्जाम में यह प्रश्न मुख्य रूप से पूछा जाता है कि श्वसन की प्रक्रिया में उत्सर्जन और निःशोषण को समझाइए। तो यहाँ पर आपको ये विशेष रूप से ध्यान रखना है कि उत्सर्जन और निःशोषण किसे कहा जाता है। अब हम यहाँ पर लेते हैं रुधिर द्वारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। इसमें हम सबसे पहले ऑक्सीजन का परिवहन देखते हैं कि ऑक्सीजन जो होती है वो रुधिर में संयुक्त रूप से मिलकर प्रवाहित होती है। जिसका मुख्य कारण यह होता है कि रुधिर के अंदर एक श्वसन वर्णक पाया जाता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन लाल रंग का होता है, इसलिए मानव शरीर के अंदर रक्त का रंग लाल होता है। रुधिर के द्वारा हीमोग्लोबिन की सहायता से लगभग 97% ऑक्सीजन का परिवहन होता है, क्योंकि यहाँ रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन जो होती है वो हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन दोनों आपस में संयुक्त होती है और संयुक्त उत्क्रमणीय रूप से ये होती है और संयुक्त होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन एक अस्थायी यौगिक बनता है जो बाद में टूट जाता है। हीमोग्लोबिन के अंदर संरचना पर यदि हम बात करें तो हीमोग्लोबिन में हम यह समझ सकते हैं कि एक हीम समूह होता है और इस हीम समूह के अंदर फेरस आयन होता है और इस फेरस आयन के साथ ये 4 ऑक्सीजन के अणु यहाँ पर संयुक्त होते हैं और इस प्रकार ये 4 ऑक्सीजन के अणु संयुक्त होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं, जिसकी रिएक्शन आपको नीचे बोर्ड पे दर्शाई गई है। CO2 के परिवहन को अगर हम देखें तो CO2 का परिवहन की यहाँ पर 3 सक्रिय प्रावस्था है, जिसके अंदर पहली जो प्रावस्था होती है
वो होती है भौतिक रूप से, यानी कार्बन डाइऑक्साइड भौतिक रूप से प्लाज्मा में विलय हो जाती है और इसका परिवहन होता है, जो कि 7% ही संपन्न होती है। उसके बाद दूसरा जो इसकी प्रावस्था है वो है हीमोग्लोबिन के साथ संयुक्त होकर, यानी यहाँ पर हीमोग्लोबिन कैसा है, ऑक्सीजन रहित हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन रहित जो हीमोग्लोबिन होगा उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड संयुक्त रूप से परिवहन करेगी, जो कि लगभग 23% संपन्न होती है। इसके अंदर हीमोग्लोबिन के अंदर उपस्थित NH2 जो समूह होता है, उस समूह के साथ कार्बन डाइऑक्साइड संयुक्त हो जाती है और एक अस्थायी यौगिक कार्बोहीमोग्लोबिन बनाती है। उसके बाद तीसरी जो इसकी सक्रिय प्रावस्था होती है वो होती है बाइकार्बोनेट के रूप में। बाइकार्बोनेट के रूप में, बाइकार्बोनेट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन सर्वाधिक मात्रा में होता है, लगभग 70%, जो कि बाइकार्बोनेट के निर्माण के साथ परिवहन करती है। तीसरा चरण बाइकार्बोनेट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, उसकी विस्तृत क्रियाविधि मैं आपको यहाँ बोर्ड में समझा रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है ये और आपको ध्यान रखना है और कई बार एग्जाम में पूछी जाती है सेकेंडरी लेवल पर। मिश्रण की प्रक्रिया द्वारा रुधिर में कार्बन डाइऑक्साइड का मिलान होता है और ये रक्ताणु में प्रवेश करती है। जब रक्ताणु में ये प्रवेश करती है तो प्रवेश करने के साथ जल उपस्थित होता है, तो यहाँ पर आपसी प्रक्रिया रासायनिक क्रिया होती है और रासायनिक क्रिया होने के कारण ये कार्बनिक अम्ल का निर्माण करती है। दूसरी ओर रक्ताणु में जब CO2 प्रवेश कर जाती है तो रक्ताणु के अंदर एक विशेष प्रकार का एंजाइम पाया जाता है जिसे कहते हैं कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। रक्ताणु के अंदर उपस्थित ये कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम जो है वो उत्प्रेरण का कार्य करते हुए जल और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में रासायनिक क्रिया को संपन्न करता हुआ यहाँ भी कार्बनिक अम्ल बनाता है। तो जब ये कार्बनिक अम्ल यहाँ बन जाता है तो कार्बनिक अम्ल बनने के बाद यहाँ पर हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन कुछ समय बाद टूट जाते हैं और ये बाइकार्बोनेट आयन प्लाज्मा में उपस्थित सोडियम से क्रिया करके सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण कर लेता है और यहाँ पर स्वतंत्र रूप से उपस्थित ये हाइड्रोजन धनायन और अनॉक्सीजनित हीमोग्लोबिन के साथ संयुक्त होकर हीमोग्लोबिनिक अम्ल का निर्माण करता है। यह प्रक्रम निरंतर चलता रहता है। इस प्रकार से CO2 का सर्वाधिक परिवहन जो कि 70% होता है वो बाइकार्बोनेट के द्वारा होता है।
फ्रेंड्स, अभी भी यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग अति शीघ्रता के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुंच सके और आप उसका शीघ्रता से लाभ उठा सके। सो फ्रेंड्स, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।